नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आज बात करेंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे जेल से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। उसने आरोप लगाया कि जेल में उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। इस आरोप की सच्चाई क्या है, इस पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। सत्ता में बंगाल की जंग में सिराजुद्दौला वाली लड़ाई की भी बात होगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसके परिवार ने कभी अंग्रेजों का साथ दिया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी के युद्ध का यह राजनीतिक संस्करण बहुत ही दिलचस्प है। इसकी गहराई में जाएंगे। आज भोजशाला में हो रहे एएसआई के सर्वे की भी बात होगी। लगातार 5वें दिन एएसआई की टीम ने सर्वे किया। गर्भगृह से स्तंभ की कलाकृतियों तक एक एक कोने की जांच की गई। आपको बताएंगे 120 घंटे में भोजशाला से कौन कौन से राज बाहर आए। क्या कुछ ऐसा भी मिला जिससे इतिहास वाला विमर्श हिल जाएगा? इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। कंगना रनौत पर छिड़ी सियासी जंग की बात भी होगी। विवादित पोस्ट के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगी। विवादित पोस्ट पर कंगना ने कहा है कि पार्टी जो कहेगी वही करूंगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद कैसे नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। एक राजनीतिक अपडेट भी आपको दे दें। आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से सांसद हैं। आज पीएम मोदी ने संदेश खाली कांड की पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की। फोन पर उन्हें शक्ति स्वरूपा कहकर संबोधित किया और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। आपको बता दें कि रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट से लोकसभा का टिकट दिया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में पीएम की पहली रैली होगी। 30 मार्च को पीएम मेरठ का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी पीएम के मंच पर मौजूद रहेंगे। जाटलैंड से चुनावी शंखनाद की यह तैयारी है। तो सत्ता में बात करते हैं ऐसे शख्स की जिसके लिए बाहुबली, माफिया, डॉन, दबंग, गैंगस्टर जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जो अपनी हनक, ठसक, हेकड़ी और अकड़ के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन अब उसे लेकर एक बड़ा सवाल उठ गया है, और वो ये कि क्या जेल में मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा था? क्या धीमे जहर ने मुख्तार को आईसीयू पहुंचा दिया? गोली और दबंग बोली के चैंपियन मुख्तार अंसारी की जिंदगी में आए इस जहरीले मोड़ का सच क्या है? ये आरोप मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। सत्ता में आज आपको मुख्तार अंसारी की दादागिरी से लेकर धीमे जहर वाले दर्द तक की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले जानिए इस वक्त मुख्तार अंसारी का स्टेटस क्या है। इस वक्त मुख्तार अंसारी का यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सोमवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। बांदा मेडिकल प्रशासन ने सुबह 8 बजे मुख्तार का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि मुख्तार के पेट में दर्द है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मुख्तार अंसारी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि पूर्वांचल में ये सत्ता की हनक और दबंगई का वो चेहरा है जिसने वर्षों तक अपराध वाला पूरा साम्राज्य बनाया। अब पिछले 18 सालों से वो जेल में बंद है। अब मुख्तार अंसारी और उसके परिवार वाले जेल में साजिश के आरोप लगा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने बांदा पहुंचकर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अफजाल अंसारी ने कहा कि उनके भाई को जेल में जहर देने की कोशिश की जा रही है। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की हत्या करने का प्लान है। वैसे डॉक्टर्स का कहना है कि कब्ज की वजह से मुख्तार की तबीयत खराब हुई थी। कल अस्पताल से उसको छुट्टी मिल सकती है। एक हफ्ते पहले मुख्तार अंसारी ने धीमा जहर देने की शिकायत की थी। दरअसल बाराबंकी की अदालत में 21 मार्च को फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होनी थी, लेकिन मुख्तार पेश नहीं हुआ। उसकी जगह डिप्टी जेलर कोर्ट में पेश हुए। मुख्तार के वकील ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें कई गंभीर आरोप थे। आप सिर्फ 30 सेकंड में जानिए कि मुख्तार ने क्या क्या आरोप लगाए थे। साहब, 19 मार्च की रात मुझे खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे हाथ, पैर और शरीर की नसों में दर्द हो रहा है। हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा। 40 दिन पहले ही मेरे खाने में धीमा जहर दिया गया था। जो स्टाफ खाना बनाने के बाद चख कर मुझे देता है वो भी बीमार पड़ गया है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। इसलिए इलाज की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही मेडिकल बोर्ड बनाकर
जांच भी कराई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में बांदा के जेलर और 2 डिप्टी जेलर को पिछले हफ्ते निलंबित भी किया गया था। मुख्तार फैमिली का सिर्फ आपराधिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक साम्राज्य भी रहा है, इसलिए इस मामले में राजनीति भी हो रही है। बीजेपी का कहना है यह मुख्तार के कुकर्मों का फल है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जेल में साजिश वाले आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया और ये दूसरी बार हुआ। पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। जेल में खाना चख के दिया जाता है, अलग व्यवस्था की गई है, स्लो पॉइजन क्यों दिया जाएगा? ऐसे लोगों को ऊपर वाला ही व्यवस्था करता है। जितने इन्होंने दुष्कर्म किए हैं ऊपर वाला इसका तो आज नहीं कल हिसाब लेगा ही लेगा, और स्लो पॉइजन सरकार ऐसा क्यों करेगी? उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो जेल के बाहर भी उनका इलाज कराया जाए। फिर वो कैदी कोई भी क्या अपराध है, कौन व्यक्ति है, मैं समझता हूँ सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा कि मैं सर्जरी का कोई केस है, इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था तो राजभूषण हो गया है। हालांकि पेट अभी पूरी तरह से खुला हुआ है गैस की। चुनाव का समय आता है तो ये लोग नाटक करते हैं। एक बार आप लोगों ने भी देखा कि पंजाब से जब यूपी आना पड़ा तो नाटक करके जो है व्हील चेयर पकड़ लिए थे नाटक कर। वो नाटक ही था और हमको तो लगता है पूर्ण रूपेण नाटक ही है। और बीमार अगर हैं तो बीमार तो कोई हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो मुख्तार अंसारी के परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का आरोप है कि उसे अपने पिता को देखने तक नहीं दिया गया। यह जुल्म है। तमाम आरोपों की जो झड़ी लगी हुई है उसकी सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज आपको उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी के जुर्म की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब में 65 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, धमकी, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी, सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जा, अवैध वसूली के केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2017 में पंजाब की रोपड़ जेल से उसे यूपी लाया गया था। साल 2021 में मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। मुख्तार को 17 महीने में 8 बार सजा हो चुकी है। इसमें से 2 बार उम्र कैद की सजा है। पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई थी, वहीं 8वीं सजा 13 मार्च 2024 को हुई थी। सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि इसके परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो अपराध की दुनिया में कुख्यात हैं, जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में केस दर्ज हुए, सजा हुई। आज आपको मुख्तार अंसारी का पारिवारिक क्राइम परिचय भी हम करा देते हैं। पहला नाम जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी का ही आएगा, जो पिछले 18 सालों से जेल की हवा खा रहा है। 5 बार विधायक रह चुका है। इसके खिलाफ 65 केस दर्ज हैं। ज्यादातर केस पूर्वांचल में हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा के खिलाफ भी 11 केस दर्ज हैं। वो इस वक्त फरार चल रही है। एक नाम अब्बास अंसारी का भी है, जो मुख्तार का बड़ा बेटा है। इसके खिलाफ 8 केस दर्ज हैं। ये इस वक्त कासगंज की जेल में बंद है। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी, जिस पर जालसाजी और अवैध कब्जे का आरोप है, इस समय फरार है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ भी 6 केस दर्ज हैं। वो गाजीपुर से सांसद है। मुख्तार अंसारी ने रंगदारी, वसूली, अपराध के दम पर करोड़ों की संपत्ति जमा की। इसकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार कानूनी एक्शन भी हो रहे हैं। इसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। साल 2020 से अब तक हुई जब्त संपत्ति के कुछ उदाहरण भी आपको बता देते हैं। 1 नवंबर 2020 को मुख्तार की पत्नी और बच्चों के होटल पर बुलडोजर चला था। गाजीपुर में मुख्तार के गजल होटल को गिरा दिया गया था। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई थी। 11 नवंबर 2020 को मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों की 22 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। फतेहुल्लाहपुर गांव में मुख्तार की पत्नी आफशा और पत्नी के भाई
सरजील रजा और अनवर शाहजहां की प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी, जिसकी कीमत 22 करोड़ 23 लाख रुपए थी। 9 जून 2021 को मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर की जमीन जब्त की गई थी। मऊ के जहांगीराबाद में मुख्तार के दोनों बेटों के नाम पर रजिस्टर्ड 24 करोड़ की जो जमीन थी वो कुर्क कर दी गई। मुख्तार ने यह जमीन वसीयत में अब्बास और उमर के नाम की थी। 26 अक्टूबर 2021 को गाजीपुर के लाल दरवाजा इलाके में बन रहे कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने सील किया था। इसकी कीमत 2 करोड़ 84 लाख रुपए थी। 28 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में अफजाल अंसारी की करीब 12.5 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई। यह लखनऊ के डॉलीबाग इलाके में थी। 5 मार्च 2023 को अंसारी परिवार के कॉलेज पर बुलडोजर चला था। मोहम्मदाबाद में यह कॉलेज है। आज मुख्तार अपनी पुरानी तस्वीरें देखता होगा तो बिजली के करंट जैसा झटका महसूस करता होगा। मुख्तार का सिक्का जब चल रहा था तो उसका रसूख था, उस पर पैसे की बारिश हो रही थी। राजनीतिक गलियारों से मऊ की सड़कों तक कोई उसके सामने खड़ा होने की साहस नहीं कर सकता था। लेकिन वक्त की लाठी ऐसी पड़ी कि पैसा, पावर और सेहत सब छिन गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अंदेशा जताया था कि मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के पास 10,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति हो सकती है। पुलिस के मुताबिक 2020 से लेकर मई 2023 तक मुख्तार की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। जरा सोचिए कि समय का चक्र जब घूमता है तो किस तरह बड़े बड़े बाहुबली भी बर्बाद हो जाते हैं और हर वक्त जहर की दहशत में जीते हैं। यह मुख्तार की दबंगई का विषकाल है। और सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ मोड़ते हैं, जहां चुनावी जंग जीतने के लिए वर्ष 1757 में हुए बैटल ऑफ बंगाल की चर्चा हो रही है, यानी पलासी युद्ध की चर्चा। यह वो युद्ध है जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की सेना से हार मिली थी। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ पूरे भारत में मजबूत हो गई थी। पलासी की लड़ाई के करीब 267 वर्ष बाद 2024 के चुनाव में इसकी चर्चा करके तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक बढ़त बनाना चाहती है। टीएमसी का फोकस खासतौर पर कृष्णानगर लोकसभा सीट पर है। वर्तमान राजनीतिक युद्ध को जीतने के लिए कैसे इतिहास के पन्नों को पलटकर डायलॉग मारे जाते हैं, यह खबर उसका उदाहरण है। इसलिए इस खबर पर हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए इतिहास पर आधारित एक कुंजी तैयार की है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दरअसल 1757 के पलासी के युद्ध की चर्चा के पीछे पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट है। यहां से बीजेपी ने राजमाता अमृता राय को उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी की तरफ से कृष्णानगर लोकसभा सीट से महुआ मोइत्रा उम्मीदवार हैं। 2019 में महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से जीती थी। हालांकि कुछ महीने पहले महुआ के सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में संसद की सदस्यता उनको गंवानी पड़ी थी। वह फिर से यहां से उम्मीदवार है। बीजेपी ने राजमाता अमृता राय को यहां से उम्मीदवार बनाया तो टीएमसी का आरोप है कि कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र राय ने 1757 की लड़ाई में ब्रिटिश सेनाओं की मदद की थी। कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र राय के धोखे के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जंग हार गए थे। राजमाता अमृता राय उसी शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए अब टीएमसी राजमाता अमृता राय की उम्मीदवारी को मुद्दा बना रही है। टीएमसी 1757 के युद्ध का जिक्र कर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना चाहती है। टीएमसी का राजमाता पर डायरेक्ट आरोप है कि उनके परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था। राजमाता अमृता रॉय इससे इनकार भी नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि नवाब सिराजुद्दौला की प्रताड़ना के कारण अंग्रेजों का साथ देना पड़ा। टीएमसी ये भी आरोप लगाती है कि राजा कृष्णचंद्र राय के कारण ही अंग्रेज पहले बंगाल और फिर पूरे भारत पर कब्जा कर पाए। राजमाता अमृता रॉय के पक्ष से सवाल होता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या हिंदू धर्म बच पाता। इन आरोपों और जवाबों के बीच दोनों तरफ जुबानी हमले हो रहे हैं। चुनावी स्कोर को बढ़ाने के लिए टीएमसी और बीजेपी के नेता अपने अपने पक्ष तर्क गढ़ रहे हैं। एक बार दोनों पक्षों के बयानों की रील देखिए, फिर आपको पलासी के युद्ध के हुआ क्या था, किसने किसकी मदद की थी, पूरी जानकारी देंगे। पलासी बैटल के टाइम में वो राजबाड़ी का जो हिस्ट्री है, राज फैमिली का जो हिस्ट्री है, वो लोग ब्रिटिश को मदद दिया था।
तो ब्रिटिश जब इस बांग्ला को, देश को कब्जा करने चाहते थे, तो कृष्णनगर राजबाड़ी का हिस्ट्री है ब्रिटिश को मदद देने के लिए। ये भी जानना चाहिए मीर मदन का परिवार का साथ सिराज ने क्या किया था। ये भी जानना चाहिए कि दुर्गा पूजा का एकदम अंतिम दिन, विसर्जन का दिन, कुछ बिना किए उस महाराजा को छोड़ दिया गया। आज वहाँ का एक उस फैमिली का एक रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर वो भाजपा का तरफ से चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। तो भाजपा का हिस्ट्री, वो जो सावरकर जी, नाथूराम गॉडसे जी, तो वो जो हिस्ट्री है, वो इतिहास अभी दोहराया है। उस समय राजा महाराजा का बीच में क्या टकराव था नवाब का साथ, वो एक दूसरा इतिहास है। लेकिन ये इतिहास भी कुणाल घोष को जानना चाहिए कि उसी राज परिवार की रानी ज्योतिर्मयी का कारण आज नदिया डिस्ट्रिक्ट भारत में है। दरअसल 2024 के चुनाव को जीतने के लिए जिस प्लासी के युद्ध की चर्चा हो रही है, उसका इतिहास 267 साल पुराना है। यह युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा शुरू हुआ। यह लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज जनरल रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर का बगावत उनके पतन का कारण था। इसी युद्ध में कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र रॉय ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कहा जाता है कि अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खास लोगों को अपने साथ मिला लिया था, जिसमें मीर जाफर और राजा कृष्णचंद्र रॉय भी थे। इन लोगों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचकर अंग्रेजों का साथ दिया था। इस वजह से सिराजुद्दौला पलासी का युद्ध हार गए थे और अब उस हारी हुई लड़ाई से 2024 की जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि किस किस राजा ने, हिंदू राजा ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। मीर कासिम, मीर जाफर के बारे में सब कोई जानते हैं। जिनकी बात चल रही है कृष्णा राय, राजा कृष्णा राय, वो शायद 1710 में पैदा हुए थे और ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है जिसमें कहा जाए कि उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट काफी चर्चित सीट बन गई है, क्योंकि टीएमसी की महुआ मोइत्रा इसी सीट से उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने राजमाता अमृता रॉय को उम्मीदवार बनाया है। महुआ मोइत्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके कारण उनकी संसद की सदस्यता चली गई। संसद के अंदर और संसद के बाहर महुआ मोइत्रा बीजेपी पर काफी हमलावर रही हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय कुछ दिन पहले 20 मार्च को बीजेपी में शामिल हुई हैं। 62 साल की बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय सोमेश चंद्र रॉय की पत्नी हैं। सोमेश चंद्र कृष्णानगर की राजवाड़ी के 39वें वंशज हैं। इस परिवार का आज भी कृष्णानगर इलाके में काफी सम्मान है। बीजेपी को उम्मीद है कि उन्हें चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। और सत्ता में अब बात करते हैं एमपी की धार भोजशाला की, जहां एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है, सच का पता लगा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर आज 5वें दिन लगातार एएसआई की टीम ने वैज्ञानिक सर्वे किया। आज सुबह 7 बजे ही एएसआई की टीम भोजशाला पहुंच गई। धार भोजशाला में एएसआई के 5 दिन वाले नॉन स्टॉप सर्वे पर हमने एक विशेष कुंजी तैयार की है। अब तक के सर्वे में भोजशाला के अंदर से जो भी प्रमाण निकल रहे हैं, उन्हें टीम अपने संरक्षण में ले रही है। सर्वे पूरा होगा तो सारे सत्य सामने आएंगे। ये एक पुराना विवाद है और इसे लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आपको बिना देर किए बताते हैं कि 5 दिनों के सर्वे में धार भोजशाला में क्या क्या मिला है। इस पर आपको हर दिन की जानकारी भी दे देते हैं। पहले दिन सर्वे 22 मार्च को हुआ। इस दौरान एएसआई की टीम ने स्तंभों का अध्ययन किया, फोटोग्राफी की, पूरे परिसर की लंबाई चौड़ाई मापी। कुल 5.5 घंटे तक सर्वे किया गया। इसके अगले दिन 23 मार्च को कुंड की बनावट की जांच की गई। कुंड पर बनी नक्काशी की भी जांच की गई। हिंदू पक्ष का दावा है यह सैकड़ों वर्ष पुराना यज्ञ कुंड है, जबकि मुस्लिम पक्ष का मानना है यह नमाज से पहले वजू का कुंड है। दूसरे दिन 9 घंटे तक सर्वे किया गया। 24 मार्च को गर्भगृह में पहली बार खुदाई की गई। 3 फीट तक खुदाई की गई। यह जानने की कोशिश की गई कि नींव कितनी पुरानी है। तीसरे दिन
9.5 घंटे तक सर्वे हुआ। एएसआई की टीम कैसे सच को सामने लाने में जुटी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 25 मार्च को होली थी, इस दिन भी एएसआई की टीम ने 7 घंटे तक सर्वे किया। एएसआई की टीम 23 मजदूरों को लेकर पहुंची थी। एक ब्लॉक को 6 फीट तक खोदा गया। होली के दिन खुदाई में हिंदू पक्ष से जुड़े अवशेष मिलने का दावा किया गया है। आज 5वें दिन सुबह 7 बजे से ही एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंच गई थी। आज टीम ने स्तंभ पर बनी कलाकृतियों की जांच की, केमिकल लगाकर टेस्ट किए। एएसआई की टीम ने स्केच भी बनाया। इन सर्वे के ऊपर हिंदू समाज का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज राम मंदिर का निर्णय भी सर्वे के आधार पर आया। हिंदू समाज के पक्ष में आया। काशी विश्वनाथ का भी सर्वे के आधार पर हिंदू समाज के पक्ष में आया है। मथुरा काशी भी सच के तैयार है, उसकी निर्णय भूमिका आने वाली है। ये सर्वे इसे तय करेगा कि ये भोजशाला मंदिर है। आम दिनों में जो मंगलवार को संख्या रहती थी उससे 4 गुना से अधिक संख्या आज भोजशाला में आई और अपनी माँ की मुक्ति के गौरव की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया। हर मंगलवार सत्याग्रह करते हैं और यहाँ भोजशाला के अंदर कई चिन्ह हैं जिन पे हमारे मंत्र लिखे हुए हैं, कई मंत्र बने हुए हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे पुराने चीज़ें लिखी हुई, इंस्क्रिप्शन जिनको बोलते हैं इन इंग्लिश, वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई है। इस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि ये हमारे हिसाब से तो मंदिर ही है, लेकिन एएसआई सर्वे जो भी हो रहा है उसके हम बिल्कुल पक्ष में हैं। और ऑब्जेक्शन यही है कि जो 2003 के बाद जो चीज़ें अंदर गई हैं उसको इस सर्वे में शामिल ना किया जाए। कल पूरे समाज का यही स्टैंड है कि जो 2003 के बाद जितनी भी चीज़ें इलीगल अंदर गई है उसको सर्वे में शामिल नहीं किया जाए और बाकी जो चीज़ें दिख रही है उसको वो दर्ज करें, ना कि यहाँ कुछ और देखें और वहाँ रिपोर्ट कुछ और पेश करें। गौशाला हमारी ये आज से नहीं वर्षों से है। यहाँ हजारों लोग वेदाध्ययन करने आते थे, जो इसी नाम से भोजशाला नाम दिया गया है। मतलब सफलता हम लोग को ही मिलेगी, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सब क्लियर होकर आएगी, जो भी सर्वे होगा उसमें। और अब आपको ये बताते हैं कि धार भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या है। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये कमाल मौलाना मस्जिद है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि धार भोजशाला हिंदुओं की उपासना स्थल है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है ये मौलाना कमलुद्दीन की मजार है। हिंदू पक्ष का दावा है कि धार भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है ये तर्क पूरी तरीके से आधारहीन। अब धार भोजशाला पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली एक कुंजी आपके सामने खोल देते हैं और वहां धार की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो लिखा हुआ है, इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने कराया था। अब इस कुंजी में क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे। 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। महाविद्यालय अब भोजशाला के तौर पर प्रचलित है। भोजशाला में बाग देवी की प्रतिमा स्थापित हुई। 14वीं सदी में भोजशाला पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और मुस्लिम शासक महमूद खिलजी ने मस्जिद में भोजशाला को तब्दील कर दिया। मौलाना कमलुद्दीन के नाम पर यह मस्जिद बनाई गई।